नमस्कार मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र। मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का विज्ञान अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी विज्ञान टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। हिंदी के जो टेस्ट पेपर हैं उनको लेकर के मैं कौशल मिश्रा आपके बीच उपस्थित हूं। डेली हम लोग एक टेस्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। हो सकता है ये सीधे आपके पेपर में डिक्टो फंस सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन भी हैं, हार्ड भी हैं, मतलब जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसे ही। ज़्यादा टैलेंट दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से पेपर बनाया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? बहुत सिंपल, तो सबको पता है, बंशीधर शुक्ल, बैकुंठ लाल शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तो ये सबको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एक निबंधकार हैं, ध्यान रखना, ये एक निबंधकार हैं, आलोचक हैं बहुत बड़े, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है जो सर्वमान्य माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन के उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, इन्होंने और बहुत बड़े कहानीकार भी हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए यहाँ पर हमने पकड़ लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु युग के हैं, ये शुक्ल युग में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। तो हमारे प्रश्न हो चुके हैं 3। आप लोग सही करते रहें, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और उसमें आपने वीडियो को पॉज करके पहले अपने लगा लें, उसके बाद आप चेक कर लें, उसके बाद हम व्याख्या कर देते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक सबको पता होना चाहिए, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, पांडे बच्चन शर्मा भी नहीं है, रामविलास शर्मा भी नहीं, तो हरिवंश राय बच्चन यानी ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, यानी यात्रा के साहित्यकार कौन है, ये हमको बताना है। देखिए जब भी यात्रा की बात आती है तो राहुल साकृत्यायन को हमें नहीं भूलना है। राहुल साकृत्यायन जो हैं वो प्रसिद्ध यात्री साहित्यकार हैं। आगे है रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो रीतकाल वैसे श्रृंगार रस के लिए जाना जाता है, श्रृंगार रस के लिए जाना जाता है। वीर रस का कवि उसमें कौन है, भूषण जी हैं। इन्होंने शिवराज भूषण बहुत शानदार इन्होंने वीर रस में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो रामचंद्रिका केशव दास की है। केशव दास को क्या कहा जाता है, काव्य कहा जाता है, इन्हें काव्य का प्रेत कहा जाता है, काव्य का प्रेत भी कहते हैं इन्हें, ध्यान रखना, प्रेत कहते हैं इन्हें, केशवदास जी को। अगर हम रीतकाल की बात करें, रीतकाल के कवि हैं और रीतकाल में 3 प्रकार से है, रीतबद्ध, रीतमुक्त, रीतसिद्ध। रीतसिद्धि बिहारी जी हैं, ये भी ध्यान रखना है। केशवदास ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु युग में भी भक्ति काल और रीतकाल दोनों में आते हैं। भूषण जी रीत मुक्त हैं, रीतबद्ध हैं ये, और मतिराम जो हैं ये रीत मुक्त हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो हमारा 7 प्रश्न हो चुके हैं, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 8वां, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास बहुत ही फेमस है, ये सबको पता होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी की है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी की प्रिय प्रवास है, और पहला ये हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, ये हमको बताना। चलिए ये इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग कमेंट में दें।
देखते हैं कितने लोग हमारा कमेंट करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में करना है, क्या होगा, नौका ए है कि नौका बी है कि नौका डी है। आप लोग नाम लिख करके बताएं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रगतिवादी युग, अरे भाई प्रगतिवादी युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहाँ से आ गए? अब आप लोग ये याद कर लीजिए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल जी, त्रिलोचन जी, ये सभी प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर अगला है, हास्य रस का स्थायी भाव है तो हास्य रस का हास होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, वीर रस का उत्साह होता है और करुण रस का शोक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हास। ठीक है, चलते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पे। हास्य रस का स्थायी भाव है तो इसका हम आप बता चुके हैं, इसका कौन सा है? हास होगा। मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो मनहु मानो जनु जानो ये आते हैं किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। रूपक एक भेद रहित होता है, इसमें रूप उपमा तो होती है लेकिन भेद रहित होती है। उपमा, इसके वाचक शब्द आपको पता होना चाहिए, सा, सी, से, समु, समु, समाना, सरिस, ये सब इसी के हैं। अगला प्रश्न है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणिया, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। कौन सा अलंकार है? छंद है, ऊपरी पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। इसमें हमको छंद बताना है, इसमें कौन सा छंद होगा ये हमको बताना है। तो आइए हम बात करते हैं छंद की। देखिए छंद की जब भी बात करें तो हमारे दोहा और सोरठा में कन्फ्यूजन रहता है। तो दोहा सोरठा के लिए हमें क्या करें? देखिए लिखकर पाई मात्राएं बनानी। देखो दोहा में 13 11, प्रथम चरण में 13 और द्वितीय में 11, फिर तृतीय में 13, चतुर्थ में 11, और सोरठा में पहले 11 फिर 13, 11 फिर 13, दोनों में 4-4 चरण होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब बरबे की बात करें तो 12 बरबे में 12 और 7 पर यति होती है, यति 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। अभी हम देख लेते हैं कौन सा। तो लिख, लिख में देखिए ली में 1 बनेगा, खा में 1 बनेगा, का में 1 और क्रा में 1, यानी गुरु लघु। और लोहित में लो में 2, ही में 1, ता में 1, ले में 2 और खा में 1, यानी हमारा पहला चरण हो चुका है। अब हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11, यानी यहाँ पर 11 हुआ। तो पहले चरण में 11 हो गया, अब इसमें 13 ही होगा। अगर नहीं पता है तो गिन लीजिए। देखिए डू में बनेगा 2, बा में 1, गा में 1, या में 2, दी में 1, ना में 1, मा में 1, ड़ी में 1, आ में 1, हा में 2। गिन लेते हैं, 2 1 3 4 2 6 7 8 9 10 11 2 13। तो यहाँ पर सोरठा आंसर सही होगा, 11 13 है, पहले में 11 दूसरे में 13, तो यहाँ पर सोरठा इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, किसमें यानी उपसर्ग नहीं है? तो देखिए उपदेश में देश और उप है, ऊपर ऊपर में ऊ है प्लस पर है, तो उपनाम में उप है और फिर नाम है उपवन। इसका मतलब बी उत्तर जो है सही है, उसमें उप है ही नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों ने बी लगाया वो अपना 1 नंबर जोड़ लीजिए। फिर है चूहा बिल से निकलता में कौन सा कारक है? चूहा बिल से निकलता है कौन सा कारक है, ये पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर से है, तो से है तो कर्म तो होगा ही नहीं और संप्रदान भी नहीं होगा। अब बच्चा अपादान और करण। अपादान में अलग होना होता है और करण में साधन होता है या अनंग विकारा होता है। अब बिल से, तो यहाँ चूहा बिल से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना, अलग। तो यहाँ पर कौन सा अपना सही आंसर होगा? तो बी जो है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर।
ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है, ये पूछा गया है। तो त्रिवेणी में कौन सा समास होगा, देखिए त्रिवेणी में, तो त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में समास होगा द्विगु। त्रिवेणी में कौन सा समास है, द्विगु समास होगा, क्योंकि त्रि और 3 संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 17वां। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखो भागीरथी गंगा है, सुर सरिता भी गंगा है, देव नदी भी है। कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बी जो है वो सही हो जाएगा, 17 का हो जाएगा बी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो देखिए प्रश्न नंबर आ गया है हमारे स्क्रीन पर 18। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है। देखिए वाक्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो यहाँ अब देखिए उद्देश्य जो कहता है वो विधेय होता है, विधेय उद्देश्य के बारे में बताता है। विधेय जो होता है वो उद्देश्य के बारे में बताता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है हम देख लेते हैं। पूछा है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात, वाक्य के उद्देश्य के विषय में, तो यहाँ पर उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है तो उसे हम विधेय कहेंगे। तो यहाँ पर विधेय जो है वो सही होगा। 19वां प्रश्न है क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है। अब देखिए वाच्य में मेन होता है कौन, वाच्य में मेन होता है क्रिया। क्रिया जिसके अनुसार होती है वही वाच्य होता है। अब कह रहा है क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार हो तो कर्म वाच्य। सी वाला सही हो जाएगा। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसको हमें बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, अभिमन्यु में अंडरलाइन है, रेखांकित। तो अभिमन्यु बताना। अब देखिए अभिमन्यु वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं होगा। व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है। ये अभिमन्यु वो वाले अभिमन्यु नहीं है। यहाँ पर उनकी लोगों की तुलना उनसे की गई। तुलनात्मक जो होता है वो जातिवाचक होता है, जातिवाचक होता है। तो यहाँ पर ए तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं। अब देखिए जातिवाचक हो गया, पुल्लिंग है, नो डाउट पुल्लिंग है, सही है, पुल्लिंग है, सही है। अभिमन्यु एक वचन है कि बहुवचन, तो यहाँ पर अभिमन्यु अनेक अभिमन्यु हैं, तो यहाँ पर ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो बी सही हो जाएगा। और कर्म कारक दोनों हैं, कर्म कारक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन थे और ऐसे करके हम बढ़ाते जाएंगे और आपकी तैयारी में ये रामबाण सिद्ध होगा, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस आपको हम पर भरोसा बनाए रखना है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।